नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अदीब साहब, जो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे और इनसे बात करने की वजह है वक्फ बिल आ रहा है और वक्फ बोर्ड को लेकर नए तरीके से उसकी पेशबंदी हो रही है। पार्लियामेंट में इसको लेकर के बहुत हंगामा है। मोहम्मद अदीब साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये क्या है वक्फ को लेकर की लड़ाई, या सरकार जो कुछ भी करने जा रही है, चाह रही है, उसमें रुकावट क्या है? क्या सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? सरकार का इंटेंशन ये है कि हम किसी न किसी सूरत से मुसलमानों को इतना तंग करें कि हमें एक वोट मिलता रहे, जिसकी बुनियाद पर वो इस मुल्क के हाकिम हैं। अब यहाँ इलेक्शन इस बात पे होता है, हिंदू मुसलमान पे होता है। और अब ये जो अब तक हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमानों की प्रॉब्लम्स आई हैं, इसमें सबसे बड़ा अटैक वक्फ की ज़मीन पर हुआ है। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ये बन जाए कि साहब ये सारी ज़मीन तो हमारी थी, मुसलमान बाहर से आए, इनकी ज़मीन कैसे हो गई? अब वक्त है क्या चीज़, ये मैं आपको ये ज़्यादा जरूरी है कि दर्शकों को वक्त क्या है और क्या मसला है। वक्त ये है कि जब कुरान की एक आयत आई, मदीने मुनव्वरा में प्रॉफिट के थ्रू नुज़ूल हुई, उसमें ये कहा गया कि जब इंसान मर जाता है, सांस उसकी बंद हो जाती है, तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रुक जाती हैं। लेकिन अच्छाइयाँ करने के लिए अगर तुमने कोई ऐसा काम किया है जिससे कि आने वाले लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो तुम्हारी अच्छाइयाँ उसमें जुड़ती रहेंगी। तो उस वक़्त रसूल के जो एक सहाबी थे, उनका बहुत बड़ा एक बाग था और वो आए और उन्होंने कहा कि इसके मतलब क्या है? तो उनका मतलब ये है कि अगर तुम कोई काम ऐसा करके जाओ जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, तो तुम्हारी वो नेकियां तुम्हारे साथ जुड़ती रहेंगी, हालांकि तुम दुनिया से जा चुके हो। तो उन्होंने अपना वो बाग प्रॉफिट से कहा कि हम इसको गरीबों के लिए, ख़ानदान में जो गरीब लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए हम इसको वक्फ कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं जी। और उस दिन से इस्लाम में ये एक हिस्सा बन गया। किसी ने कुआं खुदवाया और कहा कि ये वक्फ का है। अब वो मर गया, जिस आदमी को प्यास लगी उसने पानी पिया, तो ये बिलीव हमारा हुआ कि उसको सवाब मिल रहा है। किसी ने मस्जिद बना दी, कोई आदमी उसमें नमाज पढ़ने जा रहा है, तो उसका ये बिलीव है कि उसको सवाब मिल रहा है। कब्रिस्तान ऐसे ही बना लिए गए। यहाँ ये एक प्रोपेगेंडा किया गया कि हिंदुस्तान में फौज, मिलिट्री के बाद और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जायदाद वक्फ की है। जी। अब हकीकत तो इसके बरखिलाफ है, बहुत बड़ी जायदाद, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मठों के पास भी जायदादें हैं और कितने मंदिर ऐसे हैं जिनके पास बेपनाह जायदादें हैं, तो क्या वो भी छीन लोगे तुम? उन्होंने कहा यह कि हम वक्फ की ज़मीन इनसे काबिज हो जाएं, क्योंकि उनको ये लगा कि अभी तो मुसलमान जो है वो वक्फ को समझा ही नहीं है, खुर्द-बुर्द करता है, लूट मार करता है। अगर ये इसकी समझ में आ गया तो ये भीख मांगने वाला नहीं, भीख देने वाला हो जाएगा। अदीब साहब, बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं आप। नहीं, और आपका जो अब तक रुख रहा है, जिस ढंग से रुख रहा है, वो रहा है कि आप सरकार के पास भी रहे हैं। आप जब जिन दिनों थे, तो चीजों को समझाने का नजरिया ये हो या कुछ और हो, अलहदा भी तो हो सकता है। जब आप मंदिर मठ की बात करें, सबको मिल जाना चाहिए। सरकार जब चाह रही है तो मिल जाए सबको, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ऐसा है, हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हर मजहब के लोगों को अपनी जायदाद, अपने उसूल से चलने का इख्तियार है। अब वो वक्फ बिल जो लाए हैं, इसमें यह था कि मुसलमान ही वक्फ की ज़मीन का मालिक भी है और देनदार भी है और उसकी अपनी जायदाद है। अब वो कहते हैं कि नहीं, इसमें दो नॉन मुस्लिम्स होंगे। वक्फ की ज़मीन का मसला ये, औकाफ का मसला ये है कि औकाफ में अब वो कहते हैं कि साहब नॉन मुस्लिम्स रहेंगे, तो भाई अगर तुमको बराबरी करनी है तो
प्रबंधक कमेटी की में भेज के देखो किसी हिंदू को, और अपने मठों में और अपनी जो तुम्हारे मठ हैं और जो तुम्हारे दूसरे मंदिर के ट्रस्ट हैं उसमें क्यों नहीं लाते हो? हमारी गर्दन पकड़ोगे। अब ये बताइए अदीब साहब कि जो वक्फ की जो जमीनें हैं या जो भी हैं उसका कोई मुकम्मल आप लोगों ने कोई कर रखा है कि वाकई उतना ही है, या जब तब जहां से भी बात आती है लगता है कि ये वक्फ का है, या ये सरकार के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? ये क्या है मसला, क्या है? यही तो उन्होंने प्रोपेगेंडा ये किया कि वक्फ वाले जिस जमीन पे हाथ रख देते हैं कहते हैं हमारी। हकीकत यह है कि वक्फ की वही ज़मीन जो वक्फ के रिकॉर्ड में है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, रेवेन्यू रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अब ये कहते हैं कि हम उसका सबूत लाओ, राइटिंग में उसकी डीड्स लाओ जी। 400 साल 500 साल, अरे छोड़िए, आज से चंद साल पहले हमारे दादा ने एक मस्जिद दे दी थी अपने गांव में, कोई कागज पत्र तो होता नहीं, रिव्यू रिकॉर्ड में आ गया, गांव की पंचायत में लिख दिया गया और वक्फ की ज़मीन में लिख दिया गया कि ये मस्जिद जो है दान की थी फला फला ने। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाए? इसका मतलब ये। दूसरी बात ये, पहले ये कहा कि डीएम जो है वो फैसला करेगा और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते सर्टेन टाइम के बाद, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। अब डीएम कौन है? वही तो इंक्रोचर है, वही तो फैसले करता है। अब जब इस पे मैं सिस्टम इतना खिलाफ है। अब जो जीपीसी बनाई जी उसको और खतरनाक कर दिया, उनका हमने डीएम को हटा दिया। जब इस पे आप अभी तो कहे आपने थोड़ी देर पहले डीएम जो है मैनिपुलेटर, अब डीएम हटा दिया जी। अब जेपीसी में क्या किया उन्होंने? जेपीसी में ये किया कि डीएम से बड़ा ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट। इससे नुकसान क्या है? देखिए 80 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, मैं वहीं से का रहने वाला हूँ। 80 डिस्ट्रिक्ट में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 5-10 डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो कम से कम ऑनेस्ट होंगे, 5-10 कम से कम। लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, एक अलग ऑफिसर अपॉइंट होगा जो योगी करेंगे। योगी मुख्यमंत्री है, उसमें मुख्यमंत्री करेंगे। अब वो मुख्यमंत्री किसको करेंगे अपॉइंट? ऐसे आदमी को छाट के यानी और नुकसान पहुंचा दिया। नहीं, ये शंका जो घर किया हुआ है कि मुख्यमंत्री करेंगे, डीएम करेंगे जी, वो सिस्टम का पार्ट नहीं है। अभी ये बिल अब जो पार्लियामेंट में बहस पे आ रहा है उसमें ये जुमला भी आ गया है, कहते हैं कि हमने बहुत सब ठीक कर दिया है। दूसरी बात यह कि वक्फ का नाम ही खत्म है। वक्फ की जो सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई क्यों हुई और किसकी, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है। अब इसका नाम बदल के उन्होंने कह दिया उम्मीद। किस चीज की उम्मीद है भाई? उम्मीद की क्या बात है? लूटमार है ये साहब। एक तो है कि पूरा लेखा जोखा नहीं है, हर दिन कोई कहता है ये वक्फ की है, बात ठीक वैसे ही बात है। बड़ा किसी संत ने कहा है कि सबई भूमि मसान की है ना, कि सारा जमीन जो है मसानी है, कब्रिस्तानी है ना। लेकिन कहीं रहवासी, कहीं विकास का क्रम होगा, कहीं कुछ होगा, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार तो सिस्टम तो करेगी ना। जैसा आपने कहा कि योगी नहीं, मुख्यमंत्री है, डीएम है, सिस्टम है, तो सिस्टम से अलग खड़ा होना कितना मुफीद है? देखिए ऐसा है, हमको जो हमारी जमीनें हैं, जैसे ग्राम पंचायत की जमीन है, अब वो ऐलान एक आदमी ने एप्लीकेशन दे दी कि ये जमीन जो वक्फ में 200 साल या 300 साल से चल रही है साहब, ये हमारी है। अब डिस्प्यूट आ गया, डिस्प्यूट कौन तय करेगा? वो ऑफिसर जिसको योगी जो है अपॉइंट करेगा। योगी आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर, यूपी का चीफ मिनिस्टर? मैं तो अपनी यूपी की बात कर रहा हूँ, अपनी शंका की बात, यूपी की बात कर रहा हूँ। अब वहां तो लाखों वक्फ है, हम लोगों को ये खबर है कि उन्होंने 900 के कुछ एक्सेप्ट किया है। तो अब आप जब ये नजरिया हो तो इसका मतलब ये है कि हम आपकी जायदाद जो है हम रहने नहीं देंगे। और अगर यही तरीका रहा तो मैं तो इस गवर्नमेंट से ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ, ये रमज़ान का महीना है, हम लोग मुसलमान सब के सब यहाँ ज़कात और खैरात देते हैं, ये भी कानून वो ला सकते हैं कि भाई कितनी ज़कात कहाँ से दी, इसके डॉक्यूमेंट्स लाओ। ये भी कर सकते हैं कि भाई रेवेन्यू आप कहाँ से इतनी ज़कात दे रहे हैं, ज़रा अपना रिकॉर्ड दिखाइए, इनकम टैक्स वाले आएंगे आपके पास। दे कैन गो टू दिस एक्सटेंट आल्सो, क्योंकि इनको इलेक्शन जीतने के लिए एक इन्होंने एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बनाया है।
जो इस बात पर खुश है कि मियाँ को ठीक करना है। अब इससे मुल्क आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। किस्मत हमारी ये अच्छी है, अभी हमें उम्मीद इसलिए है कि एक बहुत बड़ा हिंदू सेकुलर तबका हमारे साथ खड़ा है, उसे जान रहा है वो कि हमारे साथ सितम किया जा रहा है, रोष किया जा रहा है। आप जब देखिए, अब अगर वो भी चला गया, आपके चेहरे को लोग जानते हैं, आप चेहरे में वो आपके लिए क्यों नहीं लड़ रहे? अगर आप सही हैं तो आपको अपनी लड़ाई खुद ही क्यों लड़नी पड़ रही है? अगर आप कह रहे हैं कि आपको कॉर्नर किया जाए, हमारी लड़ाई जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों ने पार्लियामेंट्री कमेटी में लड़ी है, वैसे एक मिसाल है, लेकिन मेजॉरिटी उन्होंने एक कानून, उनकी एक अमेंडमेंट नहीं मानी। जो लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों ने पार्लियामेंट्री कमेटी में रखी है, मैं खुद भी उसमें अपेयर हुआ हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, सारे के सारे लोग सपोर्ट में थे, लेकिन मेजॉरिटी उनकी है, उन्होंने एक अमेंडमेंट नहीं माना उनका। नहीं भाई, कह रहे हैं कि उन्होंने तो जेपीसी ने मंगाया, बहुत सारे चिट्ठियां आई उनके पास कि ये जमीन नहीं है, तो वो तो उस फिगर पे जो एक कानून बने का जो जरिया होता हमारे उसमें इतने लेटर आए और ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, उसकी पेशबंदी हुई। आलोक जी, 44 अमेंडमेंट जो बीजेपी और उनके सहयोगियों ने किए वो सब डाल दिए गए, और 100 से ऊपर अमेंडमेंट जो अपोजिशन ने यानी हमारे सहयोगियों ने किए, वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, सिर्फ ओवैसी के अमेंडमेंट नहीं थे, वो ममता बनर्जी की पार्टी के अमेंडमेंट थे, वो मुलायम सिंह की पार्टी के अमेंडमेंट थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट थे, वो डीएमके के अमेंडमेंट थे। एक एक्सेप्ट नहीं किया। ये जमहूरियत है? आप इसको कहेंगे कि जमहूरियत है? तो आपने वो जो एक तरह का ड्रामा बनाया, उसका मतलब यही है कि हम मेजॉरिटी में है, जो चाहे करें हम करेंगे। तो जब ऐसी शक्ल पैदा हो जाए तो फिर ये एहसास होता है कि इस मुल्क में हमारा अब क्या मुस्तकबिल है। जब हमारे नाम पर इलेक्शन लड़ा जाए, हुकूमतें बनाई जाए। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। एक बात, अब आप मिसाल देंगे, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अब तक ये देश के आजाद हुए, देश को आकार लिए हुए काफी समय बीत गया, 75 पूरा कर गया, 76-77 आ गया, लेकिन हर बार इस ढंग के कॉर्नर की आवाज क्यों उठती है जो इस बार उठ रही है? आप भी सिस्टम के पार्ट रहे हैं, या सब लोग सिस्टम के पार्ट हैं, या सिस्टम लोगों के हित के लिए, लेकिन बार बार मुसलमानों को क्यों लगता है कि, या ऐसा कोई मजबूत नेतृत्व क्यों नहीं आता कि कहता है कि नहीं सब एक है? ऐसा तो कोई, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों ने किया, ये किया, वो सेग्रीगेट करे, कोई हिंदू तो नहीं देख रहा, वो लग रहा है कि ठीक है इंजस्टिस कहीं है तो सबके साथ खड़ा हो जा रहा है, लेकिन मुस्लिम को मुस्लिम की बात क्यों लगातार करनी पड़ रही है, या आप जैसे व्यक्ति को बात करनी पड़ रही? आज आपने अखबार अगर पढ़ा होगा, राजस्थान का लीडर ऑफ अपोजिशन रफीक खान, उसको हाउस में बराबर कह के पाकिस्तानी हो कहा उसने। हाउस ने क्या एग्जाम ले लिया? रफीक खान रो पड़े। आपसे मैं अगर रोज ये कहूं कि आप देशद्रोही, तो क्या गुरेगी आप पर? अरे हमसे पूछते हो, जिसने अपना खून बांट दिया, जिना को ठुकरा दिया, गांधी को अपनाया, उससे तुम रोज हाउस के अंदर कह रहे हो ये आज के अखबार की खबर है। और इतना पुराना कांग्रेसी स्पीकर ने उसको एक्सपेल नहीं किया, जिस एमएलए ने बराबर उसको गालियां दी। आप गाली देते हैं जब आप हमें पाकिस्तानी कहते हैं, आप प्रोवोक करते हैं हर जगह आपको ये कह के, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट से भी आपका भरोसा उठ गया? ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि साहब वो पाकिस्तानी बुरे टेस्ट में है ये, लेकिन इस पर कोई सजा नहीं बनती। अरे अदीब साहब, अगर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके साथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के तो हर दिन के फैसले में ऐसे कई फैसले हैं जो पूरे देशवासियों को हित में दिया रहा है, उसको अगर फिंगर आउट करके आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, तो आपका ये परसेप्शन इस देश के सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी आबादी पर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपको बता रहा हूँ, टिप्पणी है उनकी, और सुप्रीम कोर्ट को और अदालतों को ये मुल्क की बर्बादी की तारीख जब लिखी जाएगी, जब ये उसमें हमारी अदालत का जिम्मेदार जरूर होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात तय कर ले
कि भाई आप किसी का दिल नहीं दुखाते जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो सुमो मोटो क्यों नहीं लेते वो? अदीब साहब, आप एक बात कही कि मुल्क की बर्बादी की जब दास्तान लिखी जाएगी, क्यों लिखी जाएगी बर्बादी की? क्यों नहीं इस मुल्क के तरक्की की दास्तान ये क्यों नहीं इबारत क्यों नहीं लिखी जाएगी? हर आदमी है, इस देश का हर आदमी सुबह से शाम तक इसलिए मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति, अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन है जो कुछ भी, कि इस देश का तरक्की का इतिहास लिखा जाए, इस देश के मुल्क के इबारत पे बड़े बड़े नाम लिखे जाए। आप कह रहे हैं बर्बादी लिखा जाए, तो एज ए मुस्लिम लीडर या एज ए पर्टिकुलर लीडर, अगर किस सेक्शन के लीडर होकर के आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुनिए, आप समझते हैं आगे जा रहा है मुल्क, आप समझते हैं कि यहाँ जमहूरियत आ चुकी है, आप समझते हैं कि यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑनेस्ट है, आप समझते हैं कि यहाँ जो पुलिस की जातियाँ होती हैं वो सही है, आप समझते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स आपको हैं? आप मुझे बताइए, आप अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो आप देशद्रोही कैसे हो गए? लेकिन आज के दुनिया में आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलिए तो देशद्रोही हैं। हम तो उस हिंदुस्तान को जानते हैं, और उस हिंदुस्तान का हमने ख्वाब देखा था जिसमें अपनी जवानी लगाई। वहाँ अपोजिशन का मतलब ये था कि वो आपकी हरकतों को, आपके इल्जामात लगाए, वो देशद्रोही नहीं होता था। तो आप अगर समझ रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं तो ये आपकी सोच होगी, हम पीछे जा रहे हैं। हमारे बच्चे अब क्या कर रहे हैं? नफरत में झुलसाए जा रहे हैं, नौकरियां नहीं है उनके पास, कारोबार बंद हो रहे हैं, किसान सड़कों पर है। लेकिन तो इसमें फिर भी हम कह रहे हैं, इसमें सिर्फ मुसलमान क्यों कॉर्नर है? फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि ऐसा है। एक कहावत है चाणक्य की, वो ये कहता है कि अगर तुमको अपने राज में ऐब छुपाने हैं और अपनी राज को चलाना है तो एक दुश्मन क्रिएट करो। तो वो एक दुश्मन क्रिएट हो गया है। हम जिन बस्तियों में अपने भाइयों के साथ रहते थे, उन बस्तियों में आज हम गुनहगार के हैसियत से बैठे हुए हैं। हमें सुबह शाम पहचानवाना पड़ता है। ये कोई मामूली सितम नहीं होता है। ये सितम तो आप और इस बात को आप इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि आप मुसलमान नहीं हो। नहीं, आप माइनॉरिटी के दर्द को नहीं जानते। आपका दर्द अगर समझना है तो कश्मीर में हिंदू भाइयों से जाके पूछिए माइनॉरिटी का दर्द क्या होता है। माइनॉरिटी के दर्द को समझने दिन आप समझ जाएंगे। आपने अगर ऐसा आप मान रहे हैं कि कश्मीर में इस देश के मुल्क के नेता रहे हैं आप, और हैं इनफैक्ट, तो वो माइनॉरिटी का आवाज उस समय क्यों नहीं उठाई आपने कश्मीर में, जो अभी मुझे बता रहे हैं फिंगर आउट करके? अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो उसकी बात भी करनी चाहिए। आपको मेरे पार्लियामेंट की 2 तकरीरें निकलवा लीजिए, मैंने उन्हीं के लिए बोला है। मैंने सिख भाइयों के लिए पार्लियामेंट में बोला है, इसलिए कि माइनॉरिटी का दर्द माइनॉरिटी ही जानती है। तो ये बातें, ये जो मेजॉरिटीज़म का इस वक्त आ गया है, जुनून आ गया है, पैदा हो गया है, ये कभी नहीं था इस मुल्क में। अपोजिशन को लोग दुश्मन नहीं समझते थे। आज के दिन एक चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी है, उस दिन उसको गिरफ्तार किया जाता है, हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। ये कोई सियासत है? ये आप समझते हैं कि आप हिंदुस्तान में, ये गांधी का मुल्क है, ये सरदारकर का मुल्क बन गया है, जिसमें हमने कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं दी थी। हम लोग वो लोग थे जिन्होंने अपने खून को बांटा था। तो ये दर्द तो है, उस समय के हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि इस देश में भाई राष्ट्रपति मुसलमान हुए हैं, इस देश में मुख्यमंत्री मुस्लिम हुए हैं, सब कोई हुए हैं, और एक उम्मीद है। अब मैं कह रहा हूं इस अभी भी जो हम एपीजे अब्दुल कलाम को आप कहते हैं माइनॉरिटी का दर्द, हम जब भी उनको देखते हैं, जब भी फखरुद्दीन अली अहमद को देखते हैं, हमें लगता है कि उम्मीद है भाई। और आप कह रहे हैं बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। अब क्या आप आगे कोई इस देश का मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, कोई प्रधान नहीं हो सकता, ऐसा आप कह रहे हैं? तो बहुत बड़ी आबादी के अंदर तो बड़ी खौफ और निगेटिविटी पैदा हो रही है आपके कहने से। पेट में मंत्री तो छोड़ दीजिए, एक कैंडिडेट नहीं बन सकता। आप उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जो हमारा हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान कहीं गायब हो गया जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उस हिंदुस्तान में हमने कभी ये नहीं कहा, हम आज भी अपने हिंदुस्तान पे नाज करते हैं, लेकिन इस दौर का हिंदुस्तान वो मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान नहीं है। कोई एक एमएलए, कोई एक एमपी बता दीजिए मुझे, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप उस बात की बात कर रहे हैं। अरे अब्दुल कलाम क्या कभी किसी हुकूमत ने हमें टारगेट नहीं किया? निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट किया है,
टारगेट नहीं किया। टारगेट तो सिर्फ हम अब इस हुकूमत में है और जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे ये भी बता दूं जी कि मैं इसको बीजेपी नहीं समझता हूँ। बीजेपी तो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी थी, ये गुजराती बंधुओं की पार्टी है, ये बीजेपी नहीं है। बीजेपी खत्म हो चुकी है। आप यकीन करें कि बीजेपी के बहुत से अच्छे दोस्त हमारे हैं, उनके डिफरेंसेस रहे कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा था कि हम जाके, अब आज के दौर में ये होता है, नवरात्रि इतना बेहतरीन, मुझे नहीं बता दूं, इतना बेहतरीन मजहब है। आपसे तकरीर में नहीं जीता जा सकता। यू आर वेरी पॉजिटिव मैन, आई नो, है ना, पर्सनली जानता हूं मैं आपको, लेकिन आप जो भी बोल रहे हैं एक सियासत के तहत बोल रहे हैं, एक राजनीति के तहत बोल रहे हैं, बिल्कुल, जिससे इस हमारे इंटरव्यू को सुनने वाला इस मुल्क का जितने नौजवान है, जितने आप अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन, उनमें उम्मीद जगाने की अगर बात हो तो बताइए भारत में क्या भविष्य है लोगों का। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेंगे तो ये मुल्क हमेशा हमेशा तरक्की करेगा और कर रहा था। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन करेंगे जिसमें सबके हकूक बराबर थे, वहाँ हमको ये एहसास कभी नहीं हुआ कि हम मुसलमान हैं तो हम पीछे हैं। लेकिन आज हमें एहसास है कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, क्योंकि आज की हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जा रही, पीछे ले जा रही है। आलोक जी, इस बात को जब आप बैठ के सोचेंगे कि ये कैसा समाज है, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है। एक बताइए मुझे ये थोड़ा सा, इस पे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार के प्रचार के लिए आया हूँ, लेकिन पिछले लाभार्थियों की बात अगर करें, अगर सरकार की ओर से वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिशों की बात करें, फ्री बीज की बात करें, बहुत सारी बातें हैं ना, उसमें क्या कोई सेग्रेशन हो रहा है, कोई डिवीजन हो रहा है कि चुन चुन के अलग किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा है क्या? बिल्कुल 100% है। आप सोचिए कि कल परसों रात की बात है, इंडिया हमने बड़ी फतेह हासिल की न्यूजीलैंड पे, पूरा हिंदुस्तान खुश था। लेकिन एक ग्रुप गया मस्जिदों में, तरावी की नमाज हो रही थी, वहां जाके श्री राम के नारे लगाए और बवाल किया। 13 लोग पकड़ गए, 13 मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ रहे। अरे भाई, आप क्या कह रहे हैं कि आप देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम करके नहीं आया हूं, लेकिन इसी टीम में, इस टीम को जिताने वाले व्यक्ति का नाम मोहम्मद समी है या नहीं? वहां और प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है सिस्टम में, या फख्र का विषय है या नहीं? तो फिर ऐसे फिरके तरीके से, अलग अलग तरीके से क्यों बातें हो रही हैं? आपको पता है इसी मुल्क में मोहम्मद शमी को ये कहा गया कि ये पाकिस्तान से मिला हुआ है, लेकिन सलाम है हिंदुस्तान टीम के कप्तान का, विराट कोहली का, इन लोगों का, उन्होंने जवाब दिया सकता। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तुम इल्जाम लगाते हो और उसके ऊपर चुप रहते हैं लोग। तो जब मुखिया ही खामोश हो जाए, जब मुखिया ही इसका मुलजिम बन जाए, आप कहते हैं तरक्की हो रही है, 60 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं, ये तरक्की है या 60 करोड़ भिखारियों को पैदा कर रहे हो? अरे तुमने 60 करोड़ नहीं, 8 करोड़ को नौकरी दे दी होती। नहीं, 60 करोड़ में जो अभी यही बात मैं कह रहा, 60 करोड़ में अगर हम फिरके की बात करें, अलग अलग फिरके की बात करें, तो वही जिसके आप अगुवा रहे थे, नेता रहे थे, वही धर्म के लोग सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में जो इनको देना पड़ रहा है। उनकी हालत बहुत पिछले 75 साल में बिल्कुल पीछे छूट गई थी। अब उनमें इनलाइटन की एक कोशिश हो रही है, जो भी हो रही है, नहीं हो रही पता नहीं, अगर वही इक्वल स्टेटस है तो बहुत बुरी बात है। लेकिन है ना कि उस दौर के नेताओं की भी तो कमी है कि वो वहीं रह गए। आप बात कर रहे हैं 75 साल की, इस 10 साल की बात मैं कर रहा हूं। इसमें कोई आपको यूनिवर्सिटी एमिनेंस खुली, कोई रिसर्च सेंटर खुला, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिससे बच्चों का मुस्तकबिल बने? ये IIT आप देखते हैं, एम्स देखते हैं, मेडिकल कॉलेजेस देखते हैं, ये किस दौर के हैं? उस दौर के हैं जिसके बारे में कहा था देश बर्बाद कर दिया। आज सुषमा स्वराज यूएन में जब बोलने के लिए गई थी तो उन्होंने सारी दिखा दिया कि हमारे इतने IIT, इतने इंजीनियर, इतने डॉक्टर हैं। अब इन 10 साल में कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है, कितनी रिसर्च हुई है और कितने बच्चों को नौकरियां मिली हैं? मैं आज आप क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि मुस्लिम निद्रा है, उस समय क्या मतलब, वो उस समय भी तो बहुत बुरी स्थिति थी शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में, मुस्लिम की खास करके, और उस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया।
ये भी तो सच है। बिल्कुल नहीं, गलत ख्याल है। और वहाँ नहीं, मैं बता देता हूँ जी, आपको 2 चीजें क्लेरिफाई कर देता हूँ। आप और मैं चाहता हूँ। एक इल्जाम मनमोहन सिंह पर है कि उन्होंने कह दिया मुसलमानों को सबसे ज्यादा फंड देता है। उसकी वाकया मैं बता देता हूँ, वो तो गलत है, वो पूरा सुन लीजिए। नहीं, बताता हूँ। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत एक डिपार्टमेंट खुला जिसमें मौलाना आज़ाद फाउंडेशन और दूसरा एक था स्कॉलरशिप, ये सब चीज़ें कि भाई आप माइनॉरिटीज़ को दें। माइनॉरिटीज़ के लिए 80% माइनॉरिटी मुसलमान थी, क्योंकि सिख 3-4% है, क्रिश्चियंस बहुत थोड़े हैं, जो पारसी हैं वो 1% से भी कम है, उनको ज़रूरत नहीं थी। जब हम लोगों ने सर्वे किया तो पाया कि मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप और बेनिफिट गए हैं वो या तो जैनियों को गए, जो खुद रिच कम्युनिटी है, या सिख भाइयों को गए। हम लोगों ने मनमोहन सिंह साहब से जाके ये कहा कि साहब हमारी कम्युनिटी सबसे बड़ी है तो हमारा शेयर ज़्यादा होना चाहिए, ये बेनिफिट हमें कम मिल रहे हैं। इसके ऊपर उस गरीब इंसान ने ये कह दिया कि भाई मुसलमानों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए अमंग द माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। उसके बारे में कोहराम मचा दिया कि साहब उसने तो कह दिया मुसलमानों को दे दो। तो जब ये शक्ल पैदा हो जाए, वो बेचारे शरीफ आदमी थे, वो दुनिया से चले गए, लेकिन उसके एहसान तक को नहीं माना गया। तो मेरे हिसाब से नॉट एज ए मुस्लिम बट एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और ये मुल्क मैंने किसी के कहने से नहीं, अपनी मर्जी से अपनाया। मैं दुनिया के करीब करीब हर मुल्क में रह चुका हूँ। मुझे अपने मुल्क से जितनी मोहब्बत थी मैं कहीं नहीं टिका, लेकिन आज के दौर में सोचता हूँ ये फैसला मैंने सही किया था या गलत किया था। अगर यही हाल रहा तो जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो रोज़मर्रा है मेरे अजीज, रोज़मर्रा है। और हमको अपने आइडिया ऑफ इंडिया को छोड़ना नहीं है। हमें अपने गांधी का वो तस्वुर हमेशा याद रखना चाहिए। दुनिया में क्यों हम सबसे अलग थे? यूरोप आप जाएं, उनका एक कल्चर है, उनका एक मज़हब है, उनका एक खाना है, ज़बान पे बढ़ गए। अगर फ्रांसीसी बोलते हैं तो फ्रांस है, जर्मन बोलते हैं तो जर्मनी है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क बनाया था हमारे लीडरों ने, जिनको हम गाली देते हैं अब, जहाँ हमारे सैकड़ों मजहब, न जाने कितने कल्चर, न जाने कितने। देखिए दुनिया में मुसलमान, छोटा सा, बहुत लंबा नहीं समय लूंगा आपका। दुनिया में आप मुसलमानों की स्थिति की बात कर रहे हैं तो हम तालिबान नहीं हैं, हम फैनेटिक नहीं हैं, तमाम हिंदुस्तानियों की बात हम कर रहे हैं। हम वो नहीं हैं, हम अलग हैं। जो आप कह रहे हैं कि बाकी जगह ले लेता मैं, तो क्या आप अफगानिस्तान जाते जहाँ तालिबान का राज है? आप जाते जो सीरिया जाते जहाँ के वहाँ शियाओं और बाकी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तमाम जहाँ जिक्र हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम हिंदुस्तानी मुसलमान या हिंदुस्तानी, हम मुसलमान नहीं कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ये जहाँ भी हो रहा है फिगर आउट किया जा रहा है कि ये रिलीजन बड़ी बुरी हालत में है। आप यहाँ बचे पड़े और आप कह रहे हैं यहाँ ही नाउम्मीदी है। मैं आप सर्च कर दूं, मेरे पास ऑप्शन था अमेरिका का, मेरे पास ऑप्शन था कनाडा का, मेरे पास ऑप्शन था, मेरा अपना दोस्त वहाँ प्रीमियर बन गया था जब मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का लीड कर रहा था, तो वो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के थे। 60s की बात, जब प्रीमियर हुए तो मुझे बुलाया, मेरा पासपोर्ट छीना उन्होंने कि यहीं रहो। मैं कहा ना, अपने मुल्क वापस जाऊँगा। और जिन बातों की आप बात कर रहे हैं, तालिबान के मूवमेंट में हिंदुस्तान के हर मुसलमान ने ये बात कही कि ये हम में से नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने सैकड़ों हिंदू भाइयों से कि वो आवाज़ उठाएं कि ये लोग सनातनी नहीं हैं जो मस्जिदों के सामने जाके तलवार फैलाते हैं, ये सनातनी नहीं है उनके मज़हब, ये उनकी जिम्मेदारी अब बनती है। हमने अपनी जिम्मेदारी बनाई। आज तक एक भी मुसलमान ने न तालिबान को, न फैनेटिक मुसलमानों को, न अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। कश्मीर में जो कुछ होता रहा, एक हिंदुस्तानी मुसलमान वहाँ नहीं गया, उसने कोई उनको सपोर्ट नहीं किया। तो हम इस एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा सेकुलर भाई है, ऐसा नहीं है कि वो हमसे दुश्मन है, उसने चुप्पी साध ली, वो खुद डर गया है, उसको चुप्पी तोड़ना पड़ेगी इस मुल्क को बचाने के लिए। यही मैं पैगाम आपके चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ। देखिए सियासतदां हैं आप, लेकिन बस यही कहें कि आपके ओर से मैसेज जाना चाहिए तमाम हिंदुस्तानी के लिए कि उम्मीद का दामन न छोड़ें और जहां और भी खूबसूरत होना है। नहीं, उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ा है। दुआ यही है कि हमारे साथी लोग चुप्पियाँ छोड़ दें। जो हमारा इलीट क्लास है,
जो अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी लिखता है, अंग्रेजी खाता है, सभी का अंग्रेजी, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर क्या कहता है, इट्स वेरी सैड, ट्रेजिक। और फिर दुनिया में क्या हो रहा है, पूतन साहब क्या कर रहे हैं, और नहीं, आप तो वो देखिए उस बात को फिर वापस ले जाएंगे। इस देश में आगे आना चाहिए। गुर्बत, गरीबों की आबादी बहुत बड़ी है, उनका भला होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सियासतदान को मिलकर काम करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य साहब। ऑल द बेस्ट।